हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कक्षा 10वीं के विषय आर्ट्स के अर्थशास्त्र में पहला अध्याय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को आपको इस चैनल के माध्यम से आपको इस पूरा चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और 2023 में जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको सारे सब्जेक्ट का इसमें तैयारी आपका हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला चैप्टर है अध्याय फर्स्ट में कि अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था है क्या इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे आर्थिक क्रिया क्या होता है। तो पहले जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है, आपको अर्थव्यवस्था आता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में पहली बार जो बताया था, इसलिए उसका पिता कहा जाता है, उसका नाम था क्या, एडम स्मिथ। क्या था, एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए आय का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर चलाने के लिए आप कोई से कोई काम करते होंगे जिससे आपको आमदनी होता होगा या पैसा होता होगा और उससे अपने ज़रूरत को पूरा करते हैं। इसलिए कहा जाता है आप दुनिया का कोई भी काम कीजिए जिससे आपको क्या आता है, पैसा आता है, जिससे अपने जीवन को चलाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो जान गए आप आर्थिक क्रिया क्या होता है। आर्थिक क्रिया का परिभाषा साधारण सा है, ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए आय का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आपका ये आर्थिक क्रिया क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम जान लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो होता है आपका, देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे, ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए जो आय का संसाधन उपलब्ध करवाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे अपने जीवन यापन करने के लिए आप फैक्ट्री में काम करने के लिए जाइएगा। तो फैक्ट्री में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपको काम कौन देता है, फैक्ट्री देता है। तो फैक्ट्री आपका क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और उसको जो अरेंज करने वाला है वो भी क्या, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था जहाँ पर क्या होता है, मनुष्य अपने जीवन यापन करने के लिए जो काम करता है और उसके लिए जो संसाधन उपलब्ध करवाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। देख लीजिए क्या है, ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए जो आय का संसाधन उपलब्ध करवाता है, जो पैसा कहाँ से आएगा, काम कीजिएगा तब तो पैसा मिलेगा, जो उपलब्ध करवाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आप समझ गए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, अगला चीज आपको जानना है, विकास। विकास क्या होता है। तो देखिए विकास हम उसको कहते हैं जिसमें लोग का क्या होता है, अगर एक आदमी का आय में अगर वृद्धि होता है, एक आदमी के आय में अगर वृद्धि होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं विकास, प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अगर आपके पास पैसा 1000 एक मंथली में कमा रहे हैं, एक महीना में अगर 1000 कमा रहे हैं, अगर आप अगले महीना में अगर 5000 कमाने लगे तो आपके आय में वृद्धि हुआ ना, कितना हो गया, 4000 रुपया का। तो इसका मतलब ये है कि आपका विकास हो रहा है। तो आप समझ गए विकास किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति, मतलब एक आदमी की आय में जब वृद्धि होता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था के हिसाब से दुनिया के सारे देश को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है, जिस देश में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, फैक्ट्रियाँ सारे प्राइवेट हो, उस देश के अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अमेरिका में स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ सारे क्या है, प्राइवेट है। इसलिए अमेरिका को हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद हम चलते कनाडा में भी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। फ्रांस में भी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जापान में भी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इंग्लैंड में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये सारे देश है जहाँ पर सारे चीज लगभग क्या है, प्राइवेट है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। इसके बाद आता है आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश।
तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जिस देश का स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सारे चीज़, फैक्ट्रियाँ, ये सारे चीज़ अगर वो सरकारी हो, सरकार के अधीन में हो, तो उस देश के अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। जैसे चीन, चीन में स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ सारे क्या है, सरकारी है। रूस, क्यूबा, ये देश जो है दुनिया का, जहाँ पर क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारे चीज़ क्या है, सरकारी है। जहाँ पर सरकारी सारे चीज़ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कहते हैं। तो आपको पूछेगा एग्जाम में, बताइए समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? तो अगर चीन रहे तो चीन में मारिएगा, रूस रहेगा तो रूस में मारिएगा। अगर कहेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला में कौन है, तो अमेरिका होगा तो अमेरिका में मारिएगा, कनाडा होगा तो कनाडा में मारिएगा, जापान होगा तो जापान में मारिएगा। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है, दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जिस देश में स्कूल, कॉलेज, सड़कें, इसके बाद फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर सरकारी भी हो और प्राइवेट भी हो, तो उस देश के अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे हमारे भारत में क्या है, जैसे कि स्कूल भी आपका सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। नेपाल में स्कूल सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। पाकिस्तान में भी यही हाल है। तो इस प्रकार आप देख लिए, अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूरा दुनिया के देशों को 3 भागों में बांटा गया, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बताइए, तो भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि सरकारी भी है और यहाँ पर प्राइवेट भी है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को, दुनिया में अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 3 क्षेत्रों में। तो क्षेत्र अलग चीज़ है, लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से देश को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें आपको अभी जस्ट बताया पूंजीवादी, समाजवादी और इसके बाद तीसरा बताए थे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये देश को बांटा है, लेकिन अर्थव्यवस्था को खुद जो है वो कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में बांटा गया। तो आपका पहला जो है आपका वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, या प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। क्यों इसको कृषि क्षेत्र कहते हैं? क्योंकि इनमें जितने सारे चीज़ होता है वो कृषि से संबंधित होता है, या प्राकृतिक के द्वारा जो भी अर्थव्यवस्था ये इसमें प्राप्त किया जाता है। जैसे कि देख लीजिए, खेती बाड़ी करना, मतलब कृषि, ये आपको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आपको खेती से भी पैसा होता है। इसके बाद पशुपालन, ये भी क्या है, तो आपको प्राकृतिक के द्वारा मिलता है पशु, और इससे भी हमें आमदनी होता है। इसके बाद आ गया आपको मत्स्य पालन, ये भी प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है। इसके बाद खनिज में ज़मीन के नीचे जो भी हो, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सारे आपको किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको पूछेगा, बताइए मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है अर्थव्यवस्था में? तो आप बोलिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद पूछेगा पशुपालन, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ गए बात को? अब दूसरा चीज आता है आपको द्वितीयक क्षेत्र या तो विनिर्माण क्षेत्र। क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र, या इसी को हम लोग कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग क्यों कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र? तो देख लीजिए, इनमें क्या होता है, कोई भी चीज बनाने का काम होता है, निर्माण करने का काम होता है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? विनिर्माण क्षेत्र का। जैसे आपको फैक्ट्री देख लीजिए, फैक्ट्री में आपका कपड़े बनते हैं, कॉपियाँ किताब बनता है, बहुत सारे गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं, इसलिए फैक्ट्री जो आता है आपको किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? विनिर्माण क्षेत्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे निर्माण होने का काम होता है। उद्योग आ गया, फैक्ट्री उद्योग एक ही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ निर्माण होने का काम होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र या तो इसको विनिर्माण क्षेत्र। तो आपसे पूछेगा, बताइए फैक्ट्री जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था? बताइएगा द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आपको तीसरा चीज़ जो है आपको जानना है, वो क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं सेवा क्षेत्र? क्योंकि यहाँ पर सेवा देने का काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपसे फीस लेता है, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं, केवल दवा लिख देता है। इसलिए वहाँ पे क्या हुआ? आपका सेवा हुआ। पैसा दे देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता, लेकिन इनडायरेक्टली आपको काम होता है। जैसे आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे आप पैसा देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ सामान नहीं दिया जाता है, इसके बदले में आपको शिक्षा दिया जाता है। तो ये सेवा है। जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं,
मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन मोबाइल में आपका बात होता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो इसे तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में आपको आ गया परिवहन, जैसे गाड़ी हो गया, आप यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली का भाड़ा दिए, लेकिन आपको कुछ नहीं दिया, केवल आपको पहुँचा दिया, तो क्या दिया आपको? सेवा दिया। तो परिवहन आपका सेवा क्षेत्र में आएगा। बैंक हो गया आपका सेवा क्षेत्र। संचार मतलब मोबाइल फोन टेलीफोन, ये सारे किस में आएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो आपसे पूछेगा संचार किस क्षेत्र में आता है, तो बताइएगा सेवा क्षेत्र में या तो तृतीय क्षेत्र में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें जानना है राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। आगे हमें जानना है राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय को जान लेते हैं हम। देखिए हमारा देश भारत है, लेकिन भारत में हमारा आमदनी कितना है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक किसी भी देश में अगर राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर, राष्ट्रीय मतलब देश की संपत्ति, देश की आमदनी, तो किसी भी देश के लिए एक साल में जितना आय प्राप्त करता है, जितना आय प्राप्त किया गया है, उस आय को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। दुनिया का कोई भी देश है, अगर उसके देश में एक साल में जितना पैसा कमाया उसका देश, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। इसीलिए आपको यहाँ परिभाषा लिखे है राष्ट्रीय आय का, किसी भी देश के एक साल में प्राप्त किया गया आय को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन देश के आय को बढ़ाने के लिए प्रत्येक आदमी का आय बढ़ना क्या है? जरूरी है। इसलिए अगर प्रत्येक व्यक्ति का आय बढ़ेगा तब तो देश का आय बढ़ेगा। अगर एक आदमी का कमाएगा, देश का एक एक आदमी कमाना स्टार्ट कर देगा, तब तो देश का संपत्ति बढ़ जाएगा। इसलिए प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना भी क्या है? बहुत जरूरी है। तो प्रति व्यक्ति आय के लिए एक आपका सूत्र है, ये आप याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश का कुल आय बटे कुल जनसंख्या। अगर देश का कुल आय आपको मालूम है और देश में कितने लोग हैं उसकी संख्या मालूम है, तो उसके कुल आय में से देश की कुल जनसंख्या से भगा दीजिएगा, तो आपको एक व्यक्ति का आय निकल जाएगा। तो ये आप समझ गए। लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो होता है ये देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि कराने में यही मदद करता है। लेकिन आप जानते हैं राष्ट्रीय आय कैसे पता चलता है? तो देखिए राष्ट्रीय आय को जो दिखाया जाता है वो किसके द्वारा दिखाया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा दिखाया जाता है। राष्ट्रीय आय को किसके द्वारा दिखाया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा दिखाया जाता है। विश्व बैंक वर्ल्ड लेवल पर एक बैंक है जिसमें देश की संपत्ति को जमा किया जाता है और वही जारी करता है कि कौन देश में कितना संपत्ति है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अब दुनिया में जितने सारे देश है, देखिए दुनिया में बहुत सारे देश है, उनमें कुछ देश ऐसे भी है जो पूरा अमीर है, जिसके पास बहुत पैसे हैं, जो एकदम डेवलप कर चुका है, वो विकास कर चुका है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पर डेवलप पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पे कुछ विकास ही नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से पूरा दुनिया के देशों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तो देश को 3 भागों में जो बांटा गया, एक होता है विकसित देश, दूसरा होता है विकासशील देश और तीसरा होता है अविकसित देश। देखिए विकसित देश किसको कहते हैं? जो देश पूर्ण रूप से विकास कर लिया है, जिसके पास सारे संसाधन उपलब्ध है और बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं, जिसके पास बहुत सारे संपत्ति है, मतलब उसको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, वो विकास कर लिया है, सारी चीज़ रोड परिवहन संचार कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं है, उस देश को हम लोग क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। जहाँ पर सारे चीज़ उपलब्ध हो, सब कुछ विकास कर लिया है। तो जैसे में विकसित देश के श्रेणी में आ जाता है आपको अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये सब अमीर भी है, इसके पास सारे सुविधा भी उपलब्ध है और सारे चीज़ डेवलप भी हो चुका है। इसलिए अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ये सारे देश क्या है? आपको विकसित देश में आता है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है विकसित, पहले तो नहीं डेवलप हुआ था, लेकिन अभी क्या कर रहा है? वो अपने आप को वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है। वृद्धि होगा तो ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा, मतलब वो सुधरने का कोशिश कर रहा है कि हम भी देश को आगे लेके जाए। तो उसमें आ जाता है आपको नेपाल, भारत, चीन, ये सब देश गरीब था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका स्थिति सुधर रहा है और ये सुधरने का कोशिश कर रहा है। इसलिए इस देश को हम लोग क्या कहेंगे? विकासशील देश। तो हमारा भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल, ये विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। लेकिन अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये सारे विकसित देशों की श्रेणी में आता है। और कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ, वहाँ पर अभी भी गरीबी है, भुखमरी है, बहुत सारे चीज़ है। तो उस देश को हम लोग क्या कहते हैं? अविकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकसित देश। और अविकसित देशों में आता है आपको घाना, क्यूबा, भूटान,
ये देश में अभी तक आप देखिए, भूटान अभी तक यहाँ पे ऐसा देश है भूटान, जहाँ अभी तक सिनेमा घर नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं है। इसका मतलब अब अभी तक भी डेवलप नहीं हुआ है, रेल भी शायद इसके पास नहीं है। तो ये सब देश क्या कहलाता है? अविकसित। जिसके पास कुछ नहीं हो, पूरे गरीब हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अविकसित। जो क्या हो, नहीं ज़्यादा गरीब हो नहीं ज़्यादा अमीर हो, तो विकासशील, मतलब सुधारने की कोशिश कर रहा है। और जो एकदम अमीर हो, जिसके पास सारी सुविधा उपलब्ध हो, तो आ जाता है विकसित देश। विकसित देश में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, विकासशील में नेपाल, भारत, चीन, और विकसित में घाना, क्यूबा, भूटान और बहुत सारे देश है। इसमें 2-3 हम एग्जाम्पल लिए हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्या आपको पढ़। अब जो हमें जानना है, एक चीज़ आता है आपको चैप्टर में ही, इस चैप्टर को जब पढ़िएगा तो इसमें एक मेन पॉइंट है, वो आएगा आपको बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को ही हम लोग कहते हैं BMI। बॉडी मास इंडेक्स को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसका बी ले लिया गया, इसका एम और इसका आई, तो इसलिए इसको हम कहते हैं BMI। देखिए BMI क्या होता है? देखिए आपका हाइट जितना है, जितना ऊंचाई है आपका, उसके हिसाब से आपका वजन भी होना चाहिए। तो इसलिए हमारा कितना हाइट पे कितना वजन होना चाहिए, इस चीज़ को निकालने के लिए BMI का प्रयोग किया गया है। और BMI का जो सूत्र होता है, शरीर का कुल भार बटे लंबाई। लंबाई आप क्या सेंटीमीटर में नापते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके तब उसका क्या कर देना है? स्क्वायर। तो ये आपका क्या होता है कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन कितना होना चाहिए, इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए BMI का प्रयोग किया गया है। तो आपका BMI निकालना है तो क्या होता है? कुल भार, आपका कुल वजन में जब क्या करते हैं, आपके हाइट को मीटर में चेंज करके जब उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है? BMI निकल जाता है। जब इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम अपना BMI निकालते हैं, अगर उसका मान 25 से ज़्यादा हो, कितना हो? 25 से ज़्यादा हो, तो वो आदमी किसका शिकार हो जाएगा? मोटापा का शिकार हो जाएगा। मतलब वो आदमी क्या हो जाएगा? मोटापा। अगर इस सूत्र पे बैठा के हाइट के हिसाब से वजन को रख के यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर 25 से ज़्यादा होता है तो हम समझ लेंगे वो आदमी क्या है? मोटापा का शिकार है। लेकिन अगर किसी भी आदमी का ये BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स है, अगर 18.5 से 25 के बीच रहता है, 18.5 से 25 के बीच रहता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? फिट व्यक्ति कहते हैं। नहीं ज़्यादा मोटा है नहीं ज़्यादा पतला है, वो फिट व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन BMI निकालने के बाद अगर उसका 18.5 से भी नीचा हो, तब उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? कमज़ोर कहेंगे या तो पतला कहेंगे। तो आप समझ गए बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। तो BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, और इसका सूत्र होता है कुल भार बटे लंबाई मीटर में स्क्वायर। 25 से ज़्यादा होगा तो मोटापा, 18.5 से और 25 के बीच होगा तो फिट, और 18.5 से नीचे होगा तो आप क्या कह सकते हैं? पतला, कमज़ोर, मतलब हद से ज़्यादा पतला। इसके बाद हम जानते हैं आगे मानव विकास सूचकांक क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं HDI। इसका फुल फॉर्म HDI का देखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। तो ये मानव विकास सूचकांक क्या होता है? वो एक इंटरनेशनल क्या है, आपको एक संस्था है जिसको हम लोग कहते हैं UNDP, जिसका स्थापना 1990 में किया गया है। ये जारी करता है मानव विकास सूचकांक को। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड, UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है जिसका स्थापना 1990 में किया गया, और यही क्या करता है? आपको मानव विकास सूचकांक को लागू करता है, सारे देश को बताता है कि आपका मानव विकास सूचकांक ये है, आपका कितना नंबर पे मानव विकास सूचकांक में आपका स्थान है। तो देखिए मानव विकास सूचकांक किसी देश का कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? जिस देश का मानव विकास सूचकांक निकालेगा तो ये UNDP क्या करता है? उस देश का सबसे पहले राष्ट्रीय आय को देखता है कि उस देश में कितना आमदनी है एक साल में। इसके बाद दूसरा चीज़ देखता है कि उस देश में पढ़ा लिखा लोग कितना है, उस चीज़ को देखता है। तीसरा चीज़ क्या देखता है? उस देश में कितना व्यक्ति स्वस्थ है। अगर ये तीनों चीज़ उसका क्या होता है? अच्छा पोजीशन पे होता है, तो ये अपने हिसाब से UNDP अपने हिसाब से क्या करता है? एक रिपोर्ट तैयार करता है, और वो रिपोर्ट को दुनिया लेवल पे स्थान, सब देश का अपना अपना स्थान के हिसाब से बैठा देता है और बताता है कि आपका मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान है या दूसरा है या तीसरा है या कितना है। तो मानव विकास सूचकांक में केवल ये पूछेगा मानव विकास सूचकांक जो है ये कितने बातों पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर होता है? तो राष्ट्रीय आय पर, साक्षरता दर पर और स्वास्थ्य दर पर। लेकिन इसको कौन लागू करता है? UNDP।
जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हम अपने भारत में अगर देखेंगे, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग किस राज्य का है, तो आ जाता है आपका केरल। क्या आ जाता है? केरल। सबसे अधिक पढ़ा लिखा लोग कहाँ का है? केरल का है। मतलब वहाँ पे पढ़ाई का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। लेकिन सबसे कम देखेंगे तो आप जानबे करते हैं क्या होगा, हमारा बिहार। तो पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए, जो काफ़ी अच्छा होगा, हमारा बिहार आगे जाए, केरल के स्थान पे आए। आज हमारा बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। चलिए, अब एक चीज़ और जान लेना है इस चैप्टर में। आपको चैप्टर में जानना क्या है कि आपका शिशु मृत्यु दर क्या होता है। देखिए, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है 1000 बच्चा बटे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु। तो अगर 1000 बच्चा में किसी राज्य का 1 वर्ष से पहले, मतलब वो पहला अपना बर्थडे भी नहीं देखा, 1 वर्ष से पहले कितना बच्चा मरा है, जब उससे हम क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है, शिशु मृत्यु दर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमारा बिहार का शिशु मृत्यु दर निकालना है, तो 1000 बच्चा में अगर मान के चलिए 50 ठो बच्चा मर गया, वो भी नहीं, कोई बच्चा नहीं मरना चाहिए, कितना वर्ष से कम उम्र के, 1 वर्ष से कम उम्र, मतलब 1 वर्ष नहीं हुआ उसका लेकिन वो मर गया, इससे भागा दे देंगे तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20। तो इसके हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। शिशु मृत्यु दर हमारा बिहार है, कितना हो जाएगा 20। अगर हम 1000 बच्चा में मान लेते हैं कि 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चा 50 ठो मर गया, तो कितना निकल गया 20। तो हम इस सूत्र का लागू कर सकते हैं। शिशु मृत्यु दर बराबर होता है 1000 बच्चा बटे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु। आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर इस चैप्टर को आप पूरा इसको देख लेते हैं वीडियो, तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर बनाने में भी आसान होगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।